बात यह है कि जो बलूचिस्तान जो है वो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उस पर भी कुछ आपको तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ पे लापता अफराद की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा किया नवाज शरीफ साहब अताउल्लाह मैंगल के साथ उन्होंने मुलाकात की और बलोचों के जो तो वो कौमी सलामती का मसला नहीं है, वो भी है बलूचिस्तान, इससे बड़ा मसला है और एबटाबाद भी कौमी ये इससे बड़ा मसला है। एक शख्स जो कि कादियानी है, जिसकी बीवी इसराइली यहूदी है, जो कि ISI का दुश्मन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है, उसके बारे में आज हमारा DG ISI कहता है जी कि इसका जो मेमो है वो काबिल एतमाद है। तो लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट पे एतमाद करे। ठीक है, ये मुकदमा सियासी हो गया है, लेकिन इसका एक फायदा हुआ है, एक फायदा हुआ है, सारे एक्सपोज हो गए हैं। वो जो कहते थे कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं है, वो एक्सपोज हो गए हैं कि वाकई वो गोडे गोडे सियासत में खुबे हुए हैं। और वो जो कहते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और हम इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों को नाकाम बनाएंगे, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। तो सारे एक्सपोज हो गए हैं, मीडिया भी एक्सपोज हो गया है और साथ ही साथ फौज भी एक्सपोज हो गई है, सियासी कूतें भी एक्सपोज हो गई हैं। चलने दे तहकीक को, और 1 महीने के बाद शायद और बहुत से चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। तो मुशाहिद साहब, मीर साहब का इशारा किस तरफ है? कौन लोग जो हैं वो इस वक्त उनके साथ खड़े हैं और किसने कंधा इन्हीं की तरफ है? अच्छा, फर्क साफ जाहिर है। अच्छा नहीं, ये वाकई ये अफसोस की बात है कि आप लोगों की पार्टी के ऊपर ये इल्जाम है और आसमान ने बिल्कुल क्लियर आसमान ने जो बात कही ना कि आज आपने कंधा दिया है, कल आपको फंदा दिया जाएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो फंदों से गुजर के ही मतलब आए हैं यहाँ तक, और पिछले 12-13 साल से फंदे ही फंदे हैं हमारे रास्ते में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इतना ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। देखें, बड़ी बुनियादी बात है, मैं मतलब बड़े गद्दारी का मुकदमा इल्जाम लग जाए, आपको गद्दार बना दे, एजेंट बना दे और आप बोले ही नहीं। बात तो सुने नहीं। देखें, मैं तो मेमो गेट की फिलहाल बात कर रहा हूँ। इल्ज़ाम कोई भी लगाता रहे, उसकी अपनी यानी कि मर्जी है। बात यह है कि ये जो मेमो गेट है, मैं इसकी डिटेल में वैसी बहुत बात हो चुकी है। एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ हुकूमत है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ कह रही है, हुकूमत कुछ कह रही है, लेकिन हुकूमत के 2 मौक़िफ़ है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक है। हुकूमत एक तरफ ये कह रही है कि ये कागज़ का टुकड़ा है, ये नॉन इशू है। दूसरी तरफ वो इसको तस्लीम भी कर रही है और वो ये कह रही है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, हमें पूरा एतमाद है। हमारा जो मौक़िफ़ है, हम अदालत में हैं और हम अदालत में इसलिए हैं कि अगर ये हुकूमत अपनी बदअमालियों और नाअहलियों से निकल के फौरी तौर पे, ये इशू छोटा नहीं है, इसको अगर हैंडल कर लेती, उन्होंने इसको हशप करने की कोशिश की। आज के दौर में आप मामलात को हशप नहीं हो सकता, ये सारा झूठ हो, ठीक है, लेकिन भाई आपने इसको हैंडल क्यों नहीं किया? अच्छा, जब आप हैंडल नहीं करेंगे, आपने पहले कहा है ही नहीं, ये तरदीद कर दी। अच्छा, तरदीद कर दी, आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अवाम चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो हमारी जो पिटीशन है, उसको इस मुल्क के अवाम की गालिब अक्सरियत तो आप एबटाबाद में क्यों नहीं गए? आपने ये क्यों नहीं पूछा कि उसामा बिन लादेन 6 साल यहाँ पे कैसे रहा? वो कौमी सलामती का इशू। एबटाबाद में हम पार्लियामेंट में गए ना, ठीक है, ड्रोन पे हम पार्लियामेंट में गए, उसके हशर क्या किया हुकूमत ने? तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए था? क्या सुप्रीम आपको पार्लियामेंट को मुस्तरद करना? नहीं, मुस्तरद अभी भी नहीं किया। हम आज भी पार्लियामेंट की कमेटी में भी हैं, लेकिन ये जो मामला है, ये पार्लियामेंट की कमेटी से मेरे नजदीक बालातर है। बालातर इसलिए है कि इसमें क्रिमिनल इशू भी है, और हमारी हिस्ट्री है पार्लियामेंट की और खास तौर से इस हुकूमत की कि इसकी एक भी कमेटी ने इस तरह के किसी मसले को, और भी बहुत सारे मसले प्रोब करके किसी को सजावार नहीं ठहराया। मुझे ये बताया जाए, इसकी पार्लियामेंट ने DG ISI को अपने सामने जवाबदेह किया, ठीक है, आर्मी चीफ को जवाबदेह किया, पार्लियामेंट ने किया ना, पार्लियामेंट ने किया ना, तो उस पार्लियामेंट के खिलाफ तो आज अपने पार्लियामेंट सुने तो सही ना, पार्लियामेंट ने किया, हुकूमत ने नहीं किया। तो ये फर्क है। की बात ही नहीं हो रही। पार्लियामानी कमेटी जिसको आपने लेटर खुद लिखा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आपने डेडलाइन दी, उससे पहले कोर्ट चले गए। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद देखे ना, बात यह है कि एक करारदाद तो नहीं है ना, किसी में भी अमल दरामद क्यों नहीं किया इन्होंने? जब आप अपना व्यवहार खुद खराब करते हैं, अपना एतमाद खुद खराब करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से न पेश किया जाए कि वो एक आईनी हक है, मेरा भी, आपका भी, हर सियासी जमात का भी आईनी काम किया है ना, कोई गैर आईनी काम तो नहीं किया। एक वकील खड़ा होकर ये कैसे कह सकता है कि अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट में गया है
तो ये कोई बड़ा गद्दारी है या गैर आईनी काम है? मुझे बताएं कि अगर फैसले सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे तो क्या वकीलों की मर्जी से होंगे? नहीं हो सकते। ठीक है, वकीलों की मर्जी के ऊपर यासीन आजाद साहब से मैं पूछती हूँ। यासीन साहब, बेंच के इस फैसले के ऊपर बार का क्या रिएक्शन है? क्योंकि आसमा जहांगीर साहिबा साबिक सदर हैं और वो ये पूरी तरह से अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या जो बार है वो भी बेंच को शक की निगाह से देख नहीं रही इस मुकदमे के अंदर? देखिए, बात दरअसल ये है कि मीमो गेट का जो इशू था, मेरा शुरू से ये कंसेप्ट था कि ये पॉलिटिकल मामला है, इसको पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए। हमने हर पॉलिटिकल मामले को अदलिया के गले में डालना शुरू कर दिया और इस तरह जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनको तबाह बर्बाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब मीमो गेट का मामला आया तो आखिर इन जो हमारे लोग हैं इनके लिए क्या मुश्किल थी कि ये मामला पार्लियामेंट में लेके नहीं गए, क्योंकि मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये था कि ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल वे में पार्लियामेंट में ही जाना चाहिए और पार्लियामेंट को ही हल करना चाहिए। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पिटीशन फ़ाइल की गई और पिटीशन में पहली दफ़ा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI के सरबराह को इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टी बनाया गया, जबकि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या ISI वो डिफेंस मिनिस्ट्री की कंट्रोल में आते हैं और अगर कोई बात भी होती तो वो पिटीशन थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री फ़ाइल की जानी चाहिए थी और रिप्लाई जो था वो थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री के आना चाहिए था। यानी फोरम तय किया जाना चाहिए था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन FIA करे या कोई और करे। यासीन आज़ाद साहब, हमारे पास एक एग्जांपल है हिंदुस्तान की डिप्लोमेट की जिनको यहाँ से निकाला गया था। वहाँ पे CID ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उसको जेल में डाला। हमें अगर ये गद्दारी का एहसास था तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि FIA इन्वेस्टिगेट करती, कोई और एजेंसी हुकूमत की इसको इन्वेस्टिगेट करती और उसके बाद अदालत में लेके जाते? देखें ना, ये मेरा कहना यह है कि ये पॉलिटिकल इशू जो है ना, जब हम हर पॉलिटिकल मसले को अदलिया के गले में डालेंगे तो हमारे इदारों को जो है ना, जब उनके ख़िलाफ़ सीरियस टाइप के एलिगेशन आएंगे तो इससे इदारे जो वहाँ का जो डिग्निटी है ये मजरू होती है बुरी तरह से। तरीक़ाकार ये होना चाहिए था कि इस मसले को पहले वहाँ जाना चाहिए था। अगर हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुला आ रही थी तो अपोजिशन के पास इस बात का हक़ हासिल था कि वो रिक्वेजिशन करती, जो रिक्वायरमेंट वो उनकी पूरी थी, वो डेट और टाइम फिक्स करते और कहते जी फ़लाँ तारीख को असम्बली का इजलास बुलाया जाए, हम बात करेंगे। हम एक तरफ तो पार्लियामानी निज़ाम की बात करते हैं, पार्लियामेंट की आज़ादी की और ख़ुदमुख्तारी की बात करते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा होते हुए हम अदम एतमाद करने में पार्लियामेंट पर और ये कहें कि तमाम मामला कोर्ट में ले जाएँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ये पिटीशन फ़ाइल की तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्मी जो है वो हुकूमत के ताबे है या नहीं है, और अगर वो हुकूमत के ताबे है तो फिर जो सेपरेट जो जवाब फाइल किया गया आर्मी चीफ की तरफ से या ISI की तरफ से और फेडरेशन के का अलग जवाब दिया गया, तो उसमें यूं ऐसे महसूस हुआ कि एक ही स्टेट के अंदर दूसरी स्टेट मौजूद है और एक ताकत एक साइड पे खड़ी है, दूसरी ताकत दूसरी साइड पे खड़ी है और इस तरह पाकिस्तान में कोशिश की गई। इसमें किसी और का भारी है। हाँ। मैं यासीन आज़ाद साहब आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अदालत ने आज इसकी मेंटेनेबिलिटी यानी काबिल समात होने की बात देनी थी, उन्होंने कमीशन भी साथ बना दिया। इसके बाद उन्होंने इसके TORs भी मुकर्रर करने थे, वो भी नहीं किए। इसका फोरम भी सजेस्ट करना चाहिए था, वो भी नहीं किया, यानी मेंटेनेबिलिटी से पहले। सो ये चीज़ें किधर को जा रही हैं और क्या जो अदम एतमाद की बात हो रही है ये सही है या इसके दूसरे पहलू भी हैं? एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो अदालत ने मेमो मामले के हवाले से उसको काबिल समात बनाया है या वो फैसला दिया है, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा क्या आ रही हैं। हामिद मीर साहब, आपका ये कहना था कि अच्छा एक्सपोज हो जाएंगे लोग, तो एक्सपोज तो कई दफ़ा हो चुके हैं, उसके बावजूद मामला तो ठीक नहीं हुए। नहीं, कहते थे कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, तो ये अब तो आज जुमे की नमाज के बाद पार्लियामेंट हाउस में एक सेनेटर ने मुझे साइड पर जाकर कहा, जुमे की नमाज पढ़ चुका था वो और मैं भी पढ़ चुका था, तो उसने कहा कि मुझे प्रेशराइज कर रही है एक खुफिया एजेंसी
क्योंकि आप मेरी बहन हैं तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता उस एजेंसी का, या मैं आपके पीछे भी लग जाएगी। मुझे प्रेशराइज़ कर रही हैं कि फ़लाँ पार्टी में चले जाओ, तो मैं चला जाऊँ। मैंने कहा यार मेरे से क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा वो आपको पता होता है। तो पार्टी कौन सी थी? छोड़े ना, जो भी पार्टी है। समझ जाए, इस वक्त मैं मुशाहिदुल्लाह साहब को फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाह रहा। ठीक है, लेकिन ये घुटनों बल्कि यहाँ तक अब ना ये पेट तक सियासत में घुसे हुए हैं। और इस मेमो स्कैंडल ने इनकी जो सियासत में मुदाखलत है उसको पूरी कौम के सामने एक्सपोज कर दिया है। अब बात यह है कि आसमा जहांगीर साहबा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ये वो खातून है कि जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पे ऑपरेशन शुरू हुआ था तो तमाम जो लिबरल लोग थे वो कह रहे थे ये बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। आसमा जहांगीर ने कहा था कि ये ऑपरेशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमेशा आसमा जहांगीर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरा ये ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, इसमें हमें लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर कमीशन बनता है तो कमीशन में जाके अपना केस प्लीड करें, क्योंकि मैंने भी इसको बतौर अखबार नवीस के पढ़ा है। अब आज कोर्ट ने अपने फैसले में कहा जी कि 89 पैगामात का तबादला हुआ है हुसैन हक्कानी और मंसूर इजाज के दरमियान। ठीक है, ये नहीं बताया उसमें कि एक भी मैसेज का ताल्लुक मेमो के साथ बराह रास्त नहीं है। तो अगर कमीशन बनेगा तो उसमें जो आसमा जहांगीर है वो बताएं और फिर साबित करें। और अगर उनको खदशा है कि कोर्ट जो है वो सियासी फैसला करेगी तो मीडिया तो मौजूद है ना। तो ये मीडिया का भी एक इम्तिहान है कि 2007 में भी एक सिपा सलार था जिसने कहा था कि आसमा जहांगीर गद्दार है, हामिद मीर गद्दार है, आसमा शिराजी गद्दार है, सब गद्दार है, नवाज शरीफ भी गद्दार है, सब गद्दार हैं और इफ्तिखार चौधरी भी जो है वो करप्ट है। एक सिपा सलार ने कहा था। तो उस वक्त आपने और मैंने उस सिपा सलार की कुर्बानियां बुला दी थी और हमने कहा सिपा सलार तुम झूठे हो, इफ्तिखार चौधरी सच्चा है। तो इस मरतबा भी एक सिपा सलार कह रहा है कि मेमो सच्चा है और इफ्तिखार चौधरी कह रहा है कि सिपा सलार बहुत कुर्बानियां देता है, तो इसकी बात को आप इग्नोर ना करें। तो ये मीडिया का इम्तिहान है कि जरूरी नहीं है कि जब जब भी इफ्तिखार चौधरी साहब कोई बात कहें तो वो सही होती है। फैसला उनको देने दें। फैसला जब पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगा फिर आप भी हैं और मैं भी हैं, फिर देखेंगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है और सिपा सलार की बात 2007 में गलत क्यों थी और आज सही क्यों है। सही ये बात है। लेकिन यासीन आज़ाद साहब, अब दो पलड़ों में जैसे आप कह रहे थे, एक तरफ हुकूमत है एक तरफ फौज है, तो मीर साहब तो कह रहे हैं कि साबित होने दे, लेकिन अब तो जो पलड़ा आज लोगों का कहना है या आसमा जहांगीर ने कहा है कि वो पलड़ा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, यानी उनकी तरफ ज्यादा झुकाव है। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये तनाव, ये तसादुम कोई नतीजा तो निकालेगा, वो क्या हो सकता है? देखें, जब पहले दिन पिटीशन फाइल की गई तो पिटीशन में पहले दिन ही आर्डर कर दिया गया था और कमीशन अपॉइंट कर दिया गया था। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस शख्स को कमीशन के तौर पे नामजद किया उसने एज ए कमीशन काम करने से इनकार कर दिया। मैं पहले दिन के आर्डर को और आज के आर्डर के दरमियान से बुनियादी फ़र्क ये महसूस करता हूँ कि आज आपने 3 आदमियों को नॉमिनेट किया एज ए मेंबर कमीशन जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आर्डर तो पहले दिन वाला ही है जो आज दोबारा आपने जिसको रिपीट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन जब ये आपने आर्डर कर दिया कि कमीशन कायम कर दिया गया, आपने फेडरेशन को सुना नहीं और वन साइडेड सुनने के बाद आपने आर्डर कर दिया। तो आर्डर करने के बाद ये बात तय हो गई थी कि कमीशन आपने अपॉइंट कर दिया, तो फिर उसके बाद ये लंबी चौड़ी फर्दर हियरिंग की ज़रूरत नहीं थी। आप तारक खोसा की जगह किसी और को नॉमिनेट कर लेते और जिस तरह आज आपने कमीशन बनाया जज साहिबान को नॉमिनेट कर लेते और वो जाके कमीशन कर लेते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पार्लियामेंट अलग ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात की इजाज़त दी कि पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। दूसरी तरफ 2 चीफ जस्टिस 2 सूबों से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस कमीशन का हिस्सा बनाया गया। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि कल पार्लियामेंट अपना फैसला देती है, जो कमीशन अदालत ने बनाया वो अपना एक फ़ैसला देती है। इन दोनों फैसलों के दरमियान अगर तजाद आता है तो फिर एक दफ़ा इदारों के दरमियान टकराव की बात होगी। और ये टकराव जो बार बार है जो हो रहा है, इसकी वजह से हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। हम पता नहीं इस मुल्क को कहाँ ले जाने चाहते हैं। अपने पॉलिटिकल एम के लिए हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम एक तरफ तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद ही एतमाद करते हैं कि हम पार्लियामेंट के जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कहूँ कि इदारों को बजाय क्राइसिस में डालने के उनको क्राइसिस से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि 1973 का आइन के अंदर हर इदारे की लिमिटेशन मुकर्रर है।
अगर तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे तो किसी किस्म का कोई टकराव नहीं होगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो उस वक्त भी कुछ पार्टियों को याद होनी चाहिए थी।